तो देखा आपने एक बच्चा जो 18-18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लगातार पढ़ रहा है, वो खूब मेहनत कर रहा है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे, वो टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। और एक वही उसका ही दोस्त है, उसका ही मतलब कंपटीटर है, लेकिन वो केवल 10 घंटे पढ़ रहा है आराम से और उसके मार्क्स आ रहे हैं, उसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो अच्छा कर रहा है। लेकिन वही जो खूब पढ़ रहा है उसका अच्छा नहीं हो रहा है ना। वो सब त्याग के, सब कुछ त्याग के पढ़ रहा है, कुछ थोड़ा भी इंजॉय नहीं कर रहा है, वो सब कर रहा है सब कुछ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा उसका। लेकिन वही जो दूसरा लड़का है, जो दूसरा बच्चा है, वो इंजॉय भी कर रहा है दोस्तों के साथ, पढ़ाई भी कर रहा है, बस नॉर्मल, लेकिन उसका मार्क्स आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि एक खूब पढ़ने वाला बच्चा का मार्क्स नहीं आता और एक कम पढ़ने वाला बच्चा का मार्क्स आ जाता है? क्यों ऐसा, क्या दिक्कत होती है? दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या दिक्कत होता है कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं? तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ उन दोनों बच्चों के साथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल एम्स और मैं हूँ विशाल मंडल, करंटली ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। मैंने नीट 2024 में 690 अंक प्राप्त किए हैं विथ ऑल इंडिया रैंक 3222 एंड ओबीसी कैटेगरी रैंक 1665। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है कि वो 18 घंटा 20 घंटा इतना भी पढ़ रहा है, वो मार्क्स नहीं आ रहा उसका। ऐसा इसीलिए होता है कि आप भले कितना भी पढ़े, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फिर वो वर्थ इट नहीं हो पाता। हाँ, और वही बच्चा जो 10 घंटा पढ़ रहा है, नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, वो लेक्चर अटेंड कर रहा है, डीपीपी कर रहा है, सब कर रहा है, बट विथ प्लानिंग तो उसका अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ये प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी सोचा, मतलब विदाउट प्लान भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, हो सकता है वो बच्चा भी अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन वो जो जिस लेवल का मेहनत कर रहा है ना, वो मतलब माना जाए वो डिजर्व बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मिल पाता है क्योंकि वो प्लान के साथ नहीं पढ़ता है। उसका स्टडी बिखरा हुआ रहता है, स्कैटर्ड, वो कभी ये कभी वो ऐसे होता है। तो इस वजह से उसके मार्क्स नहीं बढ़ पाते, तो दिक्कत आता है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है प्लानिंग? अब प्लानिंग इंपॉर्टेंट तो है, तो कैसे करते हैं प्लानिंग? एक कैसे, एक कोई भी एस्पिरेंट हो, वो चाहे किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, अगर वो प्लानिंग के साथ पढ़ेगा तो वो जरूर अच्छा करेगा। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने गलती करी वो आप गलती ना करें। सही बता रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं पढ़ता था, लेकिन प्लान के साथ नहीं पढ़ता था, इसलिए मेरा लेट हो गया। मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, ड्रॉप लेके मुझे आना पड़ा, है ना। आप भले, आप अभी भी मान लीजिए कोई ड्रॉपर मुझे सुन रहा होगा या फिर कोई फ्रेशर सुन रहा होगा, है ना, तो आप फिर से वो गलती ना दोहराएं जिस वजह से आपको या तो दोबारा ड्रॉप लेना पड़े या फिर नया फिर से मतलब ड्रॉप लेना पड़ जाए, है ना। तो क्योंकि देखो, खुद से गलती करके सीखोगे तो टाइम लगेगा, फिर तुम्हें 1 साल का और टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अगर मैंने कोई गलती किया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा गलती मत करो, ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो, तुम इम्प्रूव कर सको, है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं करो। तो टाइम प्लान बना के करना होता है, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे करना होता है, देखो, सबसे पहली बात, मैं सबसे अच्छा चीज़ बताऊँ, प्लानिंग हमेशा रात को कर लो। ठीक है, देखो दिन में भी प्लान कर सकते हो, सुबह उठे प्लान कर लिए, अच्छा बात है, लेकिन प्लानिंग हमेशा रात को करो। इससे क्या होगा कि रात को तुम प्लान करके सोओगे ना, तुम्हारा माइंड को पता रहेगा कि कल क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो ना अपने आप को खुद को मतलब उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा कि मुझे कल इतना इतना सारा कुछ करना है। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना कि रात में ही तुम्हारा सब प्लानिंग हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या पढ़ना है। ये इतना बायो पढ़ना है, इतना केमिस्ट्री, इतना फिजिक्स पढ़ना है, या फिर जो भी आप किसी भी एग्जाम में के लिए बैठ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से रात का आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, रात को ही पता होना चाहिए हर चीज़। ठीक है, अब देखो, अब कोई कोई होता है जो सुबह प्लान करता है, वो भी ठीक है किसी किसी, लेकिन दिक्कत ज़्यादातर के साथ क्या होता है ना, कि सुबह उठ के प्लानिंग करते हैं, फिर पता चलता है यार इसी में टाइम वेस्ट हो गया, मेरा तो प्लानिंग करने में ही आधा घंटा चल गया। अब प्लानिंग किए आधा घंटा, फिर सोच रहे हैं बैठ के यार अब इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, इसमें फिर टाइम चल जाता है ना। तो रात को अगर प्लानिंग करके सो जाएं और अच्छे से उठें तो ठीक है। एक मैं अच्छा चीज़ बताता हूँ, देखो, हमेशा ना प्लानिंग जो भी करोगे उसमें हमेशा बफर टाइम रखना।
पता है क्यों? मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था। क्योंकि बफर टाइम नहीं रखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि यार मेरा, मान लो तुम 2 घंटा दिए थे स्लॉट, सपोज, तो 2 घंटा का स्लॉट दिए थे किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा ना आधा घंटा लेट हो गया, फिर तुम सोचोगे यार मैं टाइम से शुरू ही नहीं कर पाया, बर्बाद हो गया, जा अब मुझे नया, अब दूसरा करना हो। ऐसा नहीं करना होता। देखो मैं बताता हूँ, बफर टाइम मतलब दिमाग में बफर टाइम रखना कि यार अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा ना, मैं शुरू करूंगा और उधर थोड़ा लेट से खत्म करूंगा। अब गलती तो मैंने की है ना, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सुधारना पड़ेगा। तो अगर मैं लेट से शुरू किया हूँ, लेट से खत्म करूंगा, रात में लेट से सोने जाऊंगा, थोड़ा सा कम नींद लेना पड़ेगा, क्योंकि गलती मेरी थी तो सुधार मुझे करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं बफर टाइम इसलिए रखने बोल रहा हूँ ताकि रिग्रेट फील ना हो, तुम फिर छोड़ ना दो सब, है ना। अगर थोड़ा लेट हो गया तो उसी दिन उसी समय से शुरू करो, अपने टाइम टेबल थोड़ा शिफ्ट करो, फ्लक्चुएशन रखो, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखो, टाइम टेबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल, एकदम कठोर मत बनाओ कि यार नहीं 6 से 8, ऐसे नहीं करो, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल रखो अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा, ताकि तुम मैनेज कर पाओ हर चीज़, तुमसे अगर कोई गड़बड़ी हो जाए। और देखो प्लानिंग हमेशा ऐसे करो ना कि मान लो, मतलब कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा ना दे दे। मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं, आज तो सो के उठाऊं, आज मतलब सब कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे सोच के करोगे नहीं हो पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतना अपने आप को इतना लोड मत दे देना कि आज सब करना है मुझे, सब कर लूंगा। नहीं, हो सकता है तुम एक दिन कर लोगे, दूसरा दिन नहीं हो पाएगा, तीसरा दिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्लान करो, कम टारगेट रखो, ठीक है, कम टारगेट रखो। प्लानिंग करो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लिया, मान लो मैं जैसे नीट के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा लिया, फिजिक्स का पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा, बस इतना करना। या फिर केवल बायोलॉजी पढ़ा, आज इतना से इतना चैप्टर पढ़ा, ऐसे अपने प्लान में ऐसे प्लानिंग बनाओ कि तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो अपने प्लानिंग को, पहली बात, और थोड़ा कम दो अपने आप को लोड, है ना। ज़्यादा मत, ज़्यादा देने से नहीं कर पाते हम लोग, ऐसा होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स लाइक दिस, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा, तो उसको माइंड को भी लगना चाहिए यार यार ये तो छोटा सा काम है, तुरंत हो जाएगा, है ना। तो उस वो जो फील होता है ना, तो उससे तुम कर पाओगे और अच्छा भी होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास सोने से पहले ये प्लान होगा कि कल क्या क्या होने वाला है। कल अगर मैं टेस्ट देने वाला, इतना से इतना टेस्ट लिखूंगा, उसके बाद इतना से इतना एनालिसिस करूंगा, थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा या कम लग सकता है, उसको और यूटिलाइज करूंगा। और एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, देखो सिंपल जी, लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसमें केवल पढ़ाई लिखते हैं, ऐसा न मत करना। तुम जो इंजॉय करने वाला, मान लो शाम को तुमको चाय पीने जाना दोस्तों के साथ, जाओ यार, वो भी लिखा होना चाहिए कि मैं आज शाम में दोस्त के साथ चाय पीने जाऊंगा, 1 घंटा टाइम स्पेंड करूंगा, या फिर मैं आधा घंटा इंस्टाग्राम चलाऊंगा, या फिर आधा घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स देखूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एडिक्टिव है मतलब इन द सेंस कि तुम खो जाते हो इसमें, आधा घंटा के चक्कर में 5 घंटा चल जाता है, डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर, तो मत करना ऐसा। हाँ, चाय पीने चल जाओगे फिर वापस आ जाओगे, चलेगा, लेकिन फोन में तुम देख रहे हो, इंस्टाग्राम खोला भाई, आधा घंटा का सोचा, चल गया 5 घंटा, पता नहीं चला, फिर सब बताओ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो प्लानिंग इस तरह करना, खुद को थोड़ा बफर टाइम दो, खुद को थोड़ा इंजॉय करने का भी टाइम दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो। देखना, तुम जो 18-18 घंटे पढ़ रहे थे ना, फिर भी नहीं हो रहा था, अब तुम अगर प्लानिंग के साथ पढ़ने लगोगे, तुम्हारा सिलेबस धीरे धीरे खत्म होगा, रिवीजन खत्म होगा, और तुम ना टाइम के साथ पढ़ पाओगे, अपने आप को और इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। और देखो, हमेशा टाइम टेबल में मतलब प्रायोरिटी दो किसी को, ठीक है, कि ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, ऐसा प्रायोरिटी दिमाग में रखो कि ये मेरा पहला प्रायोरिटी है, कि इतने क्वेश्चन लग जाने चाहिए, इतना एनसीईआरटी रीडिंग हो जाना चाहिए, ये तुम्हारा मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी। मान लो थर्ड प्रायोरिटी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं ना, 100% टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, 80% हो रहा है, 90% हो रहा है, 75%, 70% भी हो रहा है ना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, 95% से 90% बच्चे नहीं फॉलो कर पाते। क्यों? रोज नया रूटीन बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए अगर 80% में फॉलो कर रहे हो ना, तुम अच्छे राह में जा रहे हो, अच्छे रास्ते में जा रहे हो, तुम फॉलो कर रहे हो। इसलिए टाइम टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और टाइम टेबल से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है पता है? तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। और टाइम मैनेजमेंट सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे नीट वाले बच्चे जानते हैं, और वो सारे कंपटीटर जानते हैं, सारे कंपटीशन के, कितना टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिल रहा है, तो हमको बायो अगर इजी है, बायो से कोई टाइम बचा के हमको फिजिक्स को देना, केमिस्ट्री को देना, टाइम मैनेजमेंट कहाँ से सीखेंगे? हम टाइम को पहले यूटिलाइज करने सीखेंगे तब ना, प्लानिंग के साथ बैठेंगे तब ना, है ना। तो वहीं से टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होता है। और एक नीट वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो
तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, टाइमर के साथ हमेशा करो, इससे और इम्प्रूव करोगे तुम्हें पता रहेगा कि इस क्वेश्चन मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 12 सेकंड में, समझना है, ऐसे पता चलेगा। तो इस तरह करके करोगे तो गारंटी तुम बहुत अच्छा करोगे। इसीलिए टाइम टेबल के साथ एक एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबल इसलिए कठोर मत बनाओ, बहुत ज़्यादा मत देना लोड अपने आप को, ठीक है, थोड़ा इंजॉय के लिए भी टाइम लगाना। और एक बात बताओ भाई, कुछ ऐसा काम करना जिससे मेंटल स्टेबिलिटी हो, प्लीज़, मैं सच बता रहा हूँ, मेंटल स्टेबिलिटी इतना ज़रूरी है ना इस टाइम में। मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया है, अपनी दोनों वीडियो में, कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, तो मेंटल स्टेबल होना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए तुम या तो थोड़ा सा योग कर सकते हो 10 मिनट, या फिर मेडिटेशन कर लो 10 मिनट, 10 मिनट ही मेडिटेशन कर लो। तुम कुछ भी कर सकते हो मेडिटेशन में, कई प्रकार की, यूट्यूब में सर्च करो मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, बहुत टाइप्स के मेडिटेशन आ जाएंगे, वो करो, ठीक है। इससे बहुत फायदा होता है। मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ा खुद को एंजॉय भी करो थोड़ा, है ना। टाइम मैं बताया ना, टाइम लिखो, उसमें एंजॉय करो, है ना, खुद के लिए भी। इससे बहुत अच्छा होगा, तुम देखना इंप्रूव कर पाओगे, है ना। पढ़ाई का स्लॉट अलग है भाई, खुद का स्लॉट अलग है, पढ़ाई अलग है, खुद का स्लॉट अलग है ना। सोच के देखो, खुद को भी तो इम्प्रूव करना है ना। तो इसीलिए थोड़ा टाइम खुद को भी देना है, इम्प्रूव करना है, मेंटल स्टेबल होना है, फिजिकली थोड़ा हेल्दी भी होना है ना। तो बीमार नहीं पड़ना है ना अभी, ठीक है। 2 महीना बचा हुआ है, नीट वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 2 महीना बचा हुआ है, तो बीमार नहीं पड़ना है ना अभी। थोड़ा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छा रखो, थोड़ा खुद को टाइम दो, एंजॉय करो। अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिशियल है ये, ठीक है। इसीलिए टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, उससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ तो टाइम के साथ बनाओ, हेल्प होगा, इससे बहुत हेल्प होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहाँ अच्छा लगा, किस बात को तुमको हिट किया, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और टाइम फॉलो ज़रूर करना, टाइम मैनेज करना, टाइम टेबल बना के सोना, रात में तुम्हें पता होना चाहिए नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और कमेंट करना क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके जाना चैनल, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे तुम्हें नया वीडियो का जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।